Friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So स्टार्ट करते हैं हिंदी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ से। तो देखिए पेपर 2 के लिए आप लोगों की सीरीज़ चल रही हैं। अभी तक काफ़ी सारी सीरीज़ मैं आप लोगों को करा भी चुकी हूँ, तो जिन बच्चों ने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं वो भी ज़रूर देखें, काफ़ी बेनिफिशियल होगी। देखिए जितनी चीज़ें आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। देखिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है कुरल। कुरल से क्या तात्पर्य? देखिए 2011 से 2024 तक जितने भी सेट अभी तक हुए हैं सीटेट के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पर कराए जाएंगे। ठीक है, एग्जाम तक कंटिन्यू क्लासेस आप लोगों की ऐसे ही चलती रहेगी। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए कुरल से संबंधित कुरल का क्या अर्थ है? तो देखिए कुरल शब्द दिया गया है, टैग आप लोगों का है, ये आप लोगों को पैसेज में देखना है। कुरल का अर्थ होता है दो पंक्तियों में सिमटा छंद। अब देखिए क्या पैसेज में ये चीज़ लिखी गई है? तो देखिए पैसेज में क्या है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है, देखिए महाकाव्य ग्रंथ या फिर दो पंक्तियों का छंद, तीन पंक्तियों का छंद या फिर छोटा काव्यात्मक ग्रंथ। अब देखिए जो यहाँ पर लिखा गया है पैसेज के अंदर क्या बोला गया है कि दो पंक्तियों में सिमटा छंद। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, तिरुवल्लुवर ने कितने कुराल की रचना की? तो देखिए कितने कुराल की गई थी, कितने कुराल यहाँ पर रचे गए? तो देखिए 1300 थे। ठीक है, कितने थे? 1300। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, तिरुक्कुलर क्या है? तो देखिए तिरुक्कुलर क्या कहा गया है? तो देखिए तिरुक्कुलर नामक ग्रंथ में इनके सभी कुरल संग्रहित हैं। देखिए क्या है? सभी कुरल संग्रहित हैं। तो ये क्या है? ये कुरल का संग्रह ग्रंथ है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तिरुवल्लुवर के कुरल में किन विषयों को शामिल किया गया? तो देखिए कौन कौन से विषय यहाँ पर शामिल हैं? तो देखिए तिरुवल्लुवर के कुरलों में सामाजिक कुरीतियों और मानव स्वभाव की अनेक दुर्बलताओं का वर्णन आता है। तो देखिए क्या क्या चीज़ें हैं? सामाजिक कुरीतियों का और मानव दुर्बलताओं का वर्णन यहाँ पर किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर देखते हैं क्या चीज़ लिखी गई है, तिरुक्कुलर में क्या शामिल नहीं है? तो देखिए तिरुक्कुलर में क्या चीज़ शामिल नहीं है? धार्मिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने का भाव तनिक भी यहाँ पर नहीं है। तो देखिए धार्मिक दृष्टिकोण यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, तिरुवल्लुवर की कविता का विषय एवं उद्देश्य क्या है? तो देखिए धर्मों की स्थापना करना। देखिए धर्मों की स्थापना करने की तो यहाँ पर बात नहीं हुई है। नेक्स्ट है उपदेशात्मकता का प्रसार करना। तो देखिए ये भी यहाँ पर नहीं है। कुरीतियों को दूर करना। देखिए कुरीतियों की बात यहाँ पर की गई है। ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो इस कविता का विषय और उद्देश्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, तिरुक्कुलर को तमिल भाषा का क्या कहा जाता है? छंद कहा जाता है, वेद कहा जाता है, महाकाव्य कहा जाता है या फिर कुरल कहा जाता है? तो देखिए यहाँ पर कौन सा सही आंसर हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर वेद कहा गया है। तिरुक्कुलर को क्या बोला गया है? वेद की संधि दी गई है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया है? वेद कहा गया। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, तिरुवल्लुवर की कविता की विशेषता क्या है? व्यवहारिकता और सहजता, व्यवहारिकता और उपदेशात्मकता या फिर उपदेशात्मकता और सहजता या फिर सहजता और धार्मिकता? तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा? तो देखिए इसकी विशेषता क्या है? व्यवहारिकता और सहजता है। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, किस शब्द में दो प्रत्ययों का प्रयोग नहीं हुआ है? देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखते हैं व्यवहारिकता। तो देखिए व्यवहारिकता में एक तो इक प्रत्यय है, ठीक है, और दूसरा क्या है? ता प्रत्यय है। नेक्स्ट है उपदेशात्मकता। तो देखिए उपदेशात्मकता में अक है, अक प्रत्यय है और प्लस कौन सा है? ता प्रत्यय है। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पर सामाजिकता। सामाजिकता में कौन सा हो जाएगा? समाज इक और कौन सा हो जाएगा? ता प्रत्यय हो जाएगा। अब देखिए कौन सा नहीं है, तो वो कौन सा हो जाएगा? सहजता, क्योंकि इसमें एक ही प्रत्यय है जो है ता। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 जो है वो नेगेटिव है, नहीं पूछा गया, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ से काव्यांश स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन काव्यांश का दिया गया है, कविता में मुख्यतः किसका वर्णन है? धरती का है, खेतों का है, आकाश का है या फिर चांदी का है? तो देखिए बात करें यहाँ पर काव्यांश की, तो देखिए फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली लिपटी जिसमें रवि की किरणें। देखिए फर्स्ट पॉइंट पर दिखाया गया किसकी बात की गई है? खेतों की बात की गई है। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? खेतों की बात यहाँ पर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, हरित रुधिर का प्रयोग किया गया है हरे रक्त के लिए, हरित क्रांति के लिए,
अपरिपक्व फसल के लिए या फिर पकी हुई फसल के लिए। तो देखिए यहाँ पर बात कहाँ पर की गई है इस चीज़ की, हरित रुधिर। तो देखिए कहाँ पर इस वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, हिल हरित रुधिर है राह झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चीर निर्मल नील फलक। देखिए यहाँ पर जो बात की गई ना तो हरे रक्त की है, ना ही हरित क्रांति की बात की गई है, ना ही ये पकी हुई फसल है, बल्कि क्या है, अपरिपक्व, जो कम पकी हुई होती है, अपरिपक्व फसल की यहाँ पर बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है आकाश कैसा है। तो देखिए आकाश की बात कहाँ पर हुई है, नभ को आकाश कहा जाता है, ठीक है। नभ का चीर निर्मल नील फलक, मतलब नीला और कौन सा हो जाएगा, साफ। चीर मतलब क्या होता है, साफ होता है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि देखिए श्यामल की बात नहीं हुई, ना ही श्यामल, नीला हो सकता है लेकिन श्यामल नहीं है, ठीक है। नीला हो सकता है लेकिन पीला नहीं है, तो कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा, आकाश कैसा है, तो आकाश साफ और नीला है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सूरज की किरणों से जाली कैसे बन रही होगी। तो देखिए सूरज की किरणों से जाली कैसे बन रही होगी। तो देखिए चांदी की सी उजली जाली तिनकों के हरे हरे तन पर। अब देखिए किरणें जल बुनती हैं, फसल में से रोशनी छन रही है, चांदी का जाला बुना गया या फिर सूर्य किरणों से उजाला होने पर। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही पॉइंट हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है, फसल में से क्या हो रही है, रोशनी छन रही है। यहाँ पर देखिए बोला गया है ये चीज़ कि मखमल से कोमल हरियाली लिपटी जिसमें रवि की किरणें, ठीक है, क्या हो रही है, जिसमें रवि की किरणें मतलब सूर्य की किरणें जिसमें लिपटी हुई हैं, फसल में से रोशनी छन रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मखमल सी कोमल में कौन सा अलंकार है। देखिए अलंकार की बात यहाँ पर की गई है, सा सी से जैसे ये किस में यूज़ किए जाते हैं। तो देखिए जब किसी वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है, उपमा अलंकार वहाँ पर हो जाता है, क्योंकि उपमा अलंकार के देखिए टैग वर्ड्स यहाँ पर क्या होते हैं, जहाँ पर जैसा, ठीक है, जहाँ पर जैसा हो, सा हो, सी हो, से हो, ठीक है, ये वर्ड होते हैं। इसके अलावा कौन सा वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, देखिए जैसा जैसी इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाता है, उपमा अलंकार हो जाता है, जहाँ पर किसी वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है। इसके जैसे जैसे यहाँ पर हो गया, देखिए चांदी की सी उजली जाली, यहाँ पर भी क्या है, कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है, ठीक है। अब देखिए मखमल सी कोमल, तो ये भी क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें उत्प्रेक्षा अलंकार की, तो देखिए जहाँ पर कौन सा शब्द यूज होता है, मनु मानो, ठीक है, मनो मानो जानो, इन शब्दों का इस्तेमाल होता है, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, ठीक है, जिसमें संभावना की जाती है वहाँ पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। इसके अलावा देखिए जो यहाँ पर यमक लिखा गया है, यमक जो अलंकार होता है उसमें क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर एक ही शब्द की क्या होते हैं, अनेक अर्थ हो जाते हैं। जैसे कनक कनक ते सौगुनी, आपने सुना होगा, कनक कनक ते सौगुनी, तो यहाँ पर एक कनक का मतलब क्या हो जाता है, सोना, और एक कनक का मतलब धतूरा हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। रूपक अलंकार क्या होता है, जहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी वस्तु की विशेषता दूसरे वस्तु में प्रकट होती है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा कह रहा है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। यहाँ पर बच्चा क्या कह रहा है कि चंद्र खिलौना ले हूँ, मतलब चांद के समान वो खिलौना लेना चाह रहा है, चंद्रमा को ही ले हूँ, ठीक है। ये आपने सुना होगा एग्जाम्पल, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बच्चा चांद के समान खिलौना लेने की बात कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एक वस्तु की विशेषता दूसरी वस्तु, मतलब खिलौने को चांद के समान बच्चा मान रहा है, वो चीज़ लेने की यहाँ पर बोल रहा है अपनी माँ से। तो देखिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। तो देखिए कौन से अलंकार की क्या विशेषता है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर इन शॉर्ट बता दी है, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर है उपमा अलंकार, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नभ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। नभ का मतलब क्या होता है, देखिए आकाश, गगन, आकाश, संसार या फिर आसमान। तो देखिए कौन सा यहाँ पर नहीं होगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। जो नेगेटिव है, गगन, आकाश और आसमान, ये क्या होते हैं, ये नभ के पर्यायवाची होते हैं। कौन सा नहीं होगा, तो वो हो जाएगा संसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ से पैडागोजी आप लोगों की स्टार्ट हो रही है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए पैडागोजी का दिया गया है, निम्न में से कौन सा प्रभावशाली तरीके से व्याकरण पढ़ाने के संदर्भ में सही नहीं है। देखिए नेगेटिव पूछा गया है, उचित संप्रेक्षण द्वारा नियम संप्रेक्षित करना, संदर्भ में व्याकरण के प्रासंगिक नियम प्रस्तुत करना,
वास्तविक जीवन से जुड़े संप्रेषण द्वारा अभ्यास के लिए नियम बताना, या फिर नियमों को याद करके अभ्यास द्वारा व्याकरण सिखाना। तो देखिए कौन सा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देखिए नेगेटिव पूछा गया है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए नियमों को रट्टाफिकेशन आप बच्चे को कराओगे, बार बार अभ्यास कराओगे, ड्रिल कराओगे व्याकरण की, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जब हम किसी विशिष्ट सूचना के लिए पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं तब यह क्या कहलाता है। तो देखिए क्या कहलाता है, सरसरी तौर पर पठन कहलाता है, बारीकी से पठन होता है, बहिर्वेशन होता है, या फिर विश्लेषण कहा जाता है। तो देखिए जब हम विशिष्ट सूचना के लिए पढ़ते हैं तो उसको कहते हैं बारीकी से पठन। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मुख्यतः हम मातृभाषा कैसे या फिर कब अर्जित करते हैं। औपचारिक अधिगम स्थितियों में, इसे बोलकर, इसे सुनकर, या फिर इसे लिखकर। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही पॉइंट हो जाएगा। तो देखिए इसे सुनकर हम लोग अर्जित करते हैं, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए व्याकरण सिखाने का कौन सा उपागम इस सिद्धांत को प्रोत्साहित करता है कि भाषा सीखना नियमों को सीखने से संबंधित है। तो देखिए निगनात्मक है, आगमनात्मक है, संप्रेषणात्मक है, या फिर व्याकरण अनुवाद है। तो देखिए कौन सा सिद्धांत इस चीज़ को प्रोत्साहित करेगा, भाषा सीखना नियमों को सीखने से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, उसको बोलेंगे निगनात्मक, जहाँ पर नियमों का इस्तेमाल किया जाता है भाषा को सिखाने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। कोई अध्यापक अपने शिक्षार्थियों के कम अंक आंकने के कारणों का पता किस प्रकार लगाएंगे। निदानात्मक परीक्षण द्वारा, निपुणता परीक्षण द्वारा, उपलब्धि परीक्षण द्वारा, या फिर अभिरुचि परीक्षण द्वारा। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही है। देखिए जब हम बच्चे के कम अंक आने के कारणों का पता लगाते हैं, मतलब बच्चे की कमियों का पता लगा रहे हैं, तो वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, निदानात्मक परीक्षण का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक अध्यापक लेखन सिखाने के लिए समाचार पत्र की एक रिपोर्ट का उपयोग करती है। इस प्रकार की सामग्री को क्या कहा जाएगा। अकादमिक सामग्री बोलेंगे, प्राकृतिक सामग्री बोलेंगे, प्रामाणिक सामग्री बोलेंगे, या फिर बाह्य सामग्री कहा जाएगा। तो देखिए कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही है, उसको बोलेंगे प्रामाणिक सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए स्वर शैली किस में भिन्नता दर्शाती है। तो देखिए जो स्वर शैली होती है, ध्वनि में, स्तर में, अवयव में, या फिर वायु में। देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। स्तर मतलब जो हमारी पिच होगी उसमें भिन्नता दर्शाती है। नेक्स्ट देखते हैं। कक्षा में मातृभाषा का इस्तेमाल न करना किस विधि की चारित्रिक विशेषता है। प्रत्यक्ष विधि, द्विभाषिकता, व्याकरण अनुवाद, या फिर कला समावेशित अधिगम। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाता है। तो देखिए जब हम मातृभाषा का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है, किसी भी चीज़ को बच्चे को सिखाने के लिए, तो वो होता है प्रत्यक्ष मेथड, ठीक है, डायरेक्ट मेथड उसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निदानात्मक परीक्षण किनके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट है उपचारात्मक योजना बनाने की दृष्टि से, विद्यार्थियों की सीखने संबंधी कमियां ढूंढने के लिए, किसी विशिष्ट कार्यक्रम के लिए, अभ्यर्थी की उपयुक्तता का आकलन करने के लिए, काम देने के लिए, निपुणता संबंधित परीक्षण, या फिर विद्यार्थियों की योग्यता को जानने के लिए। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। उपचारात्मक योजना बनाने की दृष्टि से विद्यार्थियों की सीखने संबंधित कमियों को ढूंढने के लिए निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, मूल्यांकन मापन की अधिक सारगर्भित सामग्री है। मूल्यांकन मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही प्रकार का होता है। मूल्यांकन कुल शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के मापन से संबंधित है, या फिर मूल्यांकन शिक्षार्थी को उसके मजबूत पक्ष और कमियों के बारे में प्रतिपुष्टि देने के लिए किया जाता है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही होगा। तो देखिए मूल्यांकन जो होता है वो शिक्षार्थी को उसके मजबूत पक्ष और उसकी कमियों के बारे में प्रतिपुष्टि देने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा शिक्षण के रचनावादी उपागम में अध्यापक से क्या अपेक्षा की जाती है। शिक्षार्थी को पहले से ही मौजूद ज्ञान देना, अपनी पाठ्यचर्या सृजित करना, शिक्षार्थियों को अपनी पाठ्य पुस्तक बनाने के लिए कहना, या फिर शिक्षार्थियों को ज्ञान के निर्माण में अपने अनुभवों को प्रयोग करने में मदद करना। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ भी ऑप्शन नंबर 4 ही सही होगा। देखिए शिक्षार्थियों को ज्ञान के निर्माण में अपने अनुभवों का प्रयोग करने में मदद करना क्या होता है, एक रचनावादी उपागम का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए
पूर्व पठन से जुड़े कार्य किस लिए होते हैं? शिक्षार्थी के पठन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए, कठिन शब्दों और वाक्यांशों का अर्थ बताने के लिए, मुख्य बिंदु को प्रस्तुत करने और शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए, या फिर पाठ्य सामग्री में प्रयुक्त व्याकरणिक बिंदुओं की व्याख्या करने के लिए। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए जो यहाँ पर सही आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। मुख्य बिंदु को प्रस्तुत करने और शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए पूर्व पठन से जुड़े कार्य किए जाते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है कि बच्चे को प्रोत्साहन भी मिलता है चीज़ों को, इसलिए हम क्या करते हैं, बच्चे की प्रीवियस नॉलेज चेक करते हैं, उसके बाद उसको आगे की चीज़ें बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्न में से किसके आधार पर संप्रेक्षण एक चक्रीय प्रक्रिया कहलाएगी? प्रेक्षक के ग्रहण करने वाली, प्रतिपुष्टि या फिर संदेश। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए जो किसके आधार पर पूछा गया है कि जो संप्रेक्षण एक चक्रीय प्रक्रिया कहलाएगी, तो वो होता है प्रतिपुष्टि। ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए संज्ञा समझाने के लिए एक अध्यापक पहले उदाहरण देती है और उसके बाद उसकी परिभाषा बताती है। यह विधि क्या कहलाती है? तो देखिए यहाँ पर पहले एग्जाम्पल आ रहा है। जब एग्जाम्पल पहले आता है, ठीक है, एग्जाम्पल पहले आता है तो कौन सा होता है, तो उसको बोलते हैं हम आज्ञात्मक विधि। क्योंकि देखिए जो निगनात्मक होती है, निगनात्मक आप लोग नी से याद रख सकते हैं। नी से मतलब नियम पहले आते हैं। जब नियम पहले कराएंगे हम बच्चों को, बाद में चीज़ें कराएंगे, तो वो क्या होता है, वो निगनात्मक विधि होती है। लेकिन जहाँ पर हम लोग बच्चे को पहले एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, परिभाषा बताते हैं, तो वो हो जाती है आप लोगों की आज्ञात्मक विधि। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है देखिए आज का। जब एक अध्यापक भाषा पढ़ाने के लिए विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के पाठों का उपयोग करता है, यह उपागम क्या कहलाएगा? वस्तुनिष्ठ भाषा शिक्षण, बहुलवादीय भाषा शिक्षण, अनुशासन के अनुसार भाषा शिक्षण, या फिर भाषा समूचे पाठ्यक्रम में। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही है। तो देखिए जब अध्यापक भाषा पढ़ाने के लिए विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के पाठों का उपयोग करता है, तो उसको कहा जाता है भाषा समूचे पाठ्यक्रम में। ठीक है, भाषा समूचे पाठ्यक्रम में ऑप्शन नंबर 4 जो होगा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। जितनी भी चीज़ें आप लोगों को करानी थी वो आज कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।